Hello dear students, myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduRead। तो बच्चा 2019 का गुड सेट का पेपर आप सभी के लिए पेश कर रहा हूं और बाकी सारे पेपर्स भी जल्दी आने वाले हैं। 20, 21, 22, 23 सारे कमेंट में मैसेज करना, क्योंकि इस सेशन को मैं चाहता हूं कि जितना एंगेजिंग हो उतना एंगेजिंग बनाए। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या बोला हुआ है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमको वो बताना है। तो जनरली अगर आप देखो तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे की उल्टी है। कैसे कि फोर्स का इक्वेशन हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, हाँ के ना। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं। तो देखो एक दूसरे का क्या आता है, रिवर्स। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सर तो क्या बनेगा, ये डायमेंशन लेस बनेगा। तो चलो बताओ कमेंट में कि डायमेंशन लेस कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते अब यहां पे बोला हुआ है एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स E and B are in the phase and decreases in the magnitude is comparatively slower with the distance R as per the relation। कि E और B के रिलेशन में कैसे वो डिक्रीज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिलेशन आपको याद रखना है डायरेक्टली ये कि इनवर्स रिलेशन में आता है कि जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे, ठीक है, वैसे वैसे E कम होगा। तो कौन सा रिलेशन आएगा, कमेंट में मैसेज करो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर जाए तो हमको क्या बोला हुआ है, एंगुलर स्पीड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन पैटर्न does not depend on what, distance between slit and source, width of slit या wavelength of light या frequency of light। तो सबसे पहले एंगुलर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 लैम्बडा बाय a। क्या होता है, 2 लैम्बडा बाय a। वेवलेंथ आ गया, वेवलेंथ है तो सर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ऑप्शन कट कर दो आप। विड्थ ऑफ स्लिट तो यहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। Now the next question, ओहो, resolving power of telescope। तो resolving power फेमस रिलेशन है कि resolving power सर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है वेवलेंथ को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो वेवलेंथ दी हुई है तो नाम दे देते हैं हम इसको 1 और इसको 2। तो resolving power 1 upon resolving power 2 is equal to lambda 2 by lambda 1। ओके, तो lambda 2 क्या था, तो 5500 डिवाइडेड बाय 4400, 2 0 ये कट हो गए, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44। तो ये आपका आंसर आया ये ना, ये आया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पर। थोड़ा माहौल गर्मा गया है, चलो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम superimposed to fifth bright fringe of unknown wavelength, you need to find the unknown wavelength। तो देखो बेटा यहाँ पर जब भी सुपर इम्पोज की बात की जाए, दैट मीन्स एक और दूसरी लाइट जब सुपर इम्पोज हो रही है तब वहां पे क्या होगा, अपना दो फॉर्म क्रिएट होंगे। तो जब भी सुपर इम्पोज करने की बात करें तो आपको सिंपल एक चीज करने की, n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू m2 n2 लैम्बडा 2। ये याद रखना जब भी सुपर इम्पोज यंग डबल स्लिट में करने को बोले, फेमस शॉर्टकट है, ठीक है। तो सर यहाँ पर n1 फोर्थ ब्राइट फ्रिंज हो गया, लैम्बडा 1 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज n2 हो गया, ठीक है। और उसके अननोन वेवलेंथ सर हमको ढूंढनी है। तो लैम्बडा 2 को सब्जेक्ट बनाया जाए तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 अपॉन n2। तो ये आ गया 4, ये 5 और लैम्बडा 1 से कितना आएगा 5000। तो कट मारोगे तो सीधा सीधा क्या आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना आया 4000, ठीक है। साथ साथ में आप भी सॉल्व करना इसको एंगेजिंग बनाने के लिए और कमेंट सेक्शन को भर देना। चलो अब यहां पर हमको बोला हुआ है एक एक्सरे ट्यूब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड आपको दे दिया है 20 किलोवोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग इज 1.6 milliampere, the number of electrons striking the anode in 1 second। तो यहाँ पर 20 किलोवोल्ट आप सबको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है। आप सिंपल सा रिलेशन बता सकते हो बिकॉज यू नो द करंट, राइट।
करंट क्या होता है सर, I इज इक्वल टू नेट, और टाइम बोल दिया है 1 सेकेंड, और I दे दिया है 1.6 मिली एम्पियर, तो 1.6 into 10 raised to minus 3, you need to find n, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इज 1.6 into 10 raised to minus 19, तो n कितना आ गया 1.6 10 raised to minus 3 डिवाइडेड बाय 1.6 10 raised to minus 19, ये और ये कट हो गया, तो n कितना आया 10 raised to minus 3 plus 19, तो n कितना आ गया 10 raised to 16, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस ऑप्शन नंबर सी। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए बेटा तो मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप बेफिक्र चिंता मत करो, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो पॉज करो जब भी मैं कर रहा हूं, अपने आप ट्राई करो, फिर चेक करो कि आपका राइट आया है कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज दिस, तो काइनेटिक एनर्जी हमको दे दिया हुआ है E² बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो हम रिलेशन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रिलेशन में कौन सा दे दिया हुआ है, हमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ और पूछा क्या है हमको पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दुगनी होगी काइनेटिक एनर्जी से, अगर आप दुगनी कर दोगे तो वैल्यू क्या था ये वाला, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के फॉर्म में, 2 से डिवाइड करो तो 4 आ गया, E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r फॉर्म आ गया, क्लियर है कि नहीं, तो ऑलमोस्ट दुगना हो गया राइट। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, अब यहाँ पे सर दो अपने को 4 पाई वाला आंसर चाहिए, तो 4 पाई वाला नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है, तो कौन सा चूज करें, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव और काइनेटिक और टोटल एनर्जी होती है पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाए, ठीक है। चलो, ओहो, wavelength of first line of Lyman series is lambda. The wavelength of first line in Paschen series is dash. आपको ढूंढना है, तो हमको सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए, तो हमको बोल दिया है कि लाइमैन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, लाइमैन बाल्मर पास्चन, लाइमैन मतलब फर्स्ट आया तो n1 1 और फर्स्ट लाइन बोली तो 2, तो 1 बाय लैम्बडा लाइमैन का लिख देता हूँ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1, लाइमैन 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अपने को सर पास्चन का ढूंढना है तो पास्चन का p लिख देते हैं, वो भी रिडबर्ग कांस्टेंट r, तो आपस से लाइमैन बाल्मर पास्चन 3 से स्टार्ट हुआ, कहां से सर 3 से, तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, इसको यहीं निपटा देते तो परेशानी खत्म हो जाए, तो ये क्या आएगा 1 और ये आएगा 4, तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 अपॉन 4 r हो गया। सिमिलरली यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट आया, ये कितना होगा सर 16 होगा, तो 16 माइनस ये 3 होगा स्क्वायर 9, ये माइनस ले लो, अपॉन नीचे कितना आ गया 9 into 16, अगर आप माइनस करते हो तो कितना आता है यहाँ पर r, और ये 7 अपॉन 9 into 16, हमको क्या है, हमको तो सिर्फ रेशियो निकालना है सर, पूरे का रेशियो निकालो आप, तो अगर हम देखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे, दैट इज लैम्बडा ऑफ पास्चन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो 3/4r अपॉन 7/9 into 16r, तो ये r और ये r तो सर कट गया, ठीक है, तो 3/4 यहाँ पे नीचे चला गया, ओके, और 9 into 16 ऊपर चला गया, देखो कुछ बचा 7 बच गया, तो ये 7 लिख देते, तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ओके, अपॉन 7 वाला ऑप्शन सर एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ भी जाएगा, बट बेस्ट है अगर आपने सॉल्व किया तो पकड़ में आ गया ना ऑप्शन में, देखो 7 कहीं नहीं दिख रहा, तो कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो एग्जाम्स के वक्त। ओके, ये अपना सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं करते हैं, पहले सिलेबस में था अभी नहीं है तो हमें नहीं करना है ये वाला, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी का था जिसमें हम हाफ लाइफ निकालते, बट आपके लिए अच्छी बात है कि वो चला गया। अब ये है अपने मॉडर्न फिजिक्स से है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको बचपन में जो मैथ्स होता है ना वो वाली याद दिला देगा। कैसे, देखो 238 है, बैलेंस ही करना है, ज्यादा नहीं, इज इक्वल ये सब 206 है, एटॉमिक मास को बैलेंस करो, ठीक है, प्लस ये कितना है 4, पर कितने होने चाहिए वो x, हीलियम एटम कितने चाहिए वो ढूंढना है, तो x ले लो, तो इधर गया
238 माइनस 206 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना 0 और ये 30 आया इज इक्वल टू 4x। अरे 38 है बेटा, यहाँ पे 38 है तो कितना बचेगा 32 बचेगा। ठीक है, तो x कितना आ गया 32 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 कहाँ दिख रहा है, अरे ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले 10 क्वेश्चन खत्म किए। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट में बिना शर्माए मैसेज जरूर करना। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ पे हमको रेडियाई ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम न्यूक्लियाई R1 एंड R2 दे दिया हुआ है, हमको R1 अपॉन R2 ढूंढना है। तो हमको पता है इसका रिलेशन की रेडियस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास का 1/3 पावर के साथ। तो आपको R1 अपॉन R2 ढूंढना है बेटा, तो कोई भी बता देगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू सर A1 अपॉन A2 का क्यूब। चलो एटॉमिक मास यहाँ पे सामने दिया हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 64/27, 64/27। अब उसका करना है क्यूब रूट, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का होता है, ये किसका होता है 3 का होता है, और ये क्यूब इंटू 1/3, ये तो हो गया सर कट। 4/3 कहाँ दिख रहा है, जयराम जी की जान दो। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 ओके, बहुत दूर चला गया था, करना पड़ेगा उसका भी। पीएन जंक्शन के अंदर अगर हम देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 × 10⁶ है, और डिप्लीशन रीजन की तो हमको बोला विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। हमको पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर, तो मैं जानता हूं V हो जाएगा, वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। अब यहाँ पे D है वो वेवलेंथ ले लो, ठीक है लैम्बडा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर 1 × 10⁻6 हो गई, और आपकी जो वेवलेंथ थी वो 5000 × 10⁻³ हो गई, एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 हो गया -10। ठीक है, अब ध्यान से देखो 6 है और यहाँ पे 10 है, तो कितने बचे 4, और 3 यहाँ से भी चले गए, तो बचे कितने -1 बचा, कितना बचा तो 5 × 10⁻⁻1 बचा, तो कितना आंसर हो गया 0.5। तो सर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़े दूसरे पर। हाँ, अब ये जो गेट है वो भी हमको नहीं है, सेमीकंडक्टर पोर्शन में ये गेट वाला पोर्शन हमारा निकाल दिए हैं, तो हम इसको नहीं कवर करते। पीएन जंक्शन के अंदर ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछते भी है कि पीएन जंक्शन के अंदर जो जंक्शन रहेगा तो वहां पे हमको पता है कि डिप्लीशन रीजन रहता है, उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या है वो बतानी है, तो उसका सिंपल सा आंसर याद रखना है 0.5 होता है। वापस से ये एंटीना वाला चैप्टर था वो भी हमारा निकल गया है, ठीक है, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। सेम वही क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है बेटा, ये भी सेम एंटीना वाला चैप्टर था पहले पहले एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर, अब वो निकल चुका है, तो इसे भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सबका पसंद है भाई, अपना फर्स्ट चैप्टर 12th का, ठीक है। Two spheres 4q and -2q are placed at a certain distance. The force acting between them is F. अच्छा, ये फोर्स ऐसे लगेगा भाई K, Q की वैल्यू 4q और ये -2q अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस मान लो भाई r² है, इसकी वैल्यू सर 4 दी हुई है, तो 4 2 सा कितना हो गया 8 हो गया, तो 8k(q²/r²). ठीक है, अब भैया ने क्या किया, इसको ना वायर से कनेक्ट कर दिया, तुम्हारे जैसा ही कोई होगा, वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जब भी वायर से कनेक्ट करते हैं ना तो क्या होता है चार्ज मिलते हैं और इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो 4q और -2q मिलेंगे तो 2q बनेगा, और बंटवारा तो करना ही है, तो q का बंटवारा हो गया, ठीक है, तो q का बंटवारा हो गया, तो सर k(q²/r²), तो ये हो गया k(q²/r²), ठीक है कि नहीं। तो ये F1 था और ये F2 था, हमको F2 ढूंढना है, तो F2/F1 क्या हो जाएगा सर, तो अगर हम ध्यान से देखें सर ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो नीचे क्या आ जाएगा अपना ये k(q²/r²), और अगर वैल्यू को हटाए मैग्नीट्यूड को चेक करें सिर्फ, तो k(q²/r²), ये तो पूरा पोर्शन कट हो गया सर, तो बचा कितना सर, तो F2 = F/8 बचा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या कुछ, अरे वाह, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते और चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम ईच इज प्लेस्ड एट द 5 कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन पे रख दिया है सर 5, होती 6 है और बता दी 5 जगह चार्ज रख देना है, ठीक है, तो चार्ज रख देते 5 जगह, तो सर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, पर भैया यहाँ पर भूल गए, ठीक है, और सेंटर पे हमको बोल दिया है चार्ज ढूंढना है, तो ये इसको ऐसे फोर्स लगाता है, ये इसको फोर्स लगाता है, तो ये हो गई कट,
ये इसको ऐसे फोर्स लगा था, ये ऐसे ऐसे फोर्स, ये भी हो गई कट, तो बचा कौन, एक ही यहाँ तक। और मस्त बात क्या है, मस्त बात ये है कि जो भी साइड होती है ना वही ये डिस्टेंस होती है 1 मीटर। तो आपको करना क्या रहा, फोर्स ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है सर E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब के की वैल्यू के के फॉर्म में रिलेशन रखना है, तो कोई उसकी हड़ी करनी नहीं है। बचा कौन, चार्ज 1 माइक्रोकूलम बोल दिया है, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ जान दो, आर कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है, 10⁻⁻⁶ के दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ओके, अब यहां पे पूछा हुआ है कि अगर किसी डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा। तो बेटा ये मस्त क्वेश्चन है। ये देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे दिखाते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं होती है ना उसे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर आप भैया डाइपोल को रख दो, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और आपने डाइपोल रख दिया तो यहाँ पर क्या रख रहे हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू रख रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दूर दूर है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास होती है ना तो इसका वैल्यू ज्यादा होता है, इसका खिंचाव ज्यादा है और इसका खिंचाव कम है। तो सर पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। टॉर्क एक्टिंग में भी जीरो, तो टॉर्क कैसा होगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, अगर दोनों की दोनों फोर्स ऐसे लगी है, ठीक है क्या नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सर बना ही नहीं, भले फोर्स आपका ज्यादा कम क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट हिलेगा जरूर, बरोबर के नहीं, पर घूमेगा नहीं, क्योंकि घूमने के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो आंसर हो सकता है ये ऑप्शन नंबर बी। अब चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन भी हमारा क्या जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल मे बी जीरो, तो वो तो हमने बोल दिया जीरो तो होना ही नहीं है सर, ठीक है नहीं। टॉर्क एक्टिंग इन ऑलवेज जीरो, तो ऑलवेज जीरो भी नहीं बोल सकता। अगर आपको अगर इसने भूल से ऐसे प्लेस करवा दिया तो चांसेस है ना घूम सकता है, तो मे इज अ गुड, 100% तो श्योर नहीं बोल सकता हूं। क्यों, कोई अलग माइंड का निकला उसने डाइपोल को ऐसे आड़ा रख दिया तो बोल सकता हूं मे बी जीरो, बट डेफिनेटली जीरो नहीं है। अब ऐसे ना सबको लगता है एमसीक्यू अरे वाह ये तो हम फोड़ लेंगे, बट यही कंफ्यूजिंग होती है और यही मार्क्स लेके जाते हैं। चलो आगे बढ़े। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब डाइपोल का क्या होता है वैल्यू, कूलम इनटू मीटर, ओके, और वॉल्यूम क्या क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे कट होगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा, तो क्या आया कूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर हमने अगले 10 और क्वेश्चन कर दिए। ओके, तो वापस से अगर आपको 10 से 20 में भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर मैसेज करना, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। ओके, ये पता नहीं गुजसेट का है ना, हर बार का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछ ही लेंगे तुमको, ठीक है। इसका मैं टेक्निक सिखाता हूं आपको। देखो छेड़े कितने, एंड कितने, 2 है सर, एक एंड है ए, एक एंड है बी, ठीक है। अभी देखो ए से कौन सी प्लेट जुड़ी है, 1 वाली, फिर 3 वाली, तो सर ये 1 वाली प्लेट और ये 3 वाली प्लेट, ठीक है। वापस से सर 1 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, और 2 किसके साथ है, बी के साथ, तो सर ये 2 ले लिया और ये बी के साथ आ गया। सिमिलरली वापस से सर 3 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, और वो भी किससे कनेक्टेड है, बी से है, तो वापस 3 है और वो भी बी से कनेक्टेड है। अब यहां पर बाकी कौन रह गया सर, 2 और 3, उसका भी दोनों का रिलेशन है पर आपने तो बताया ही नहीं, कोई बात नहीं। 2 ए से निकल रहा है तो यहाँ पे आ गया 2, और 3 बी से निकल रहा है तो यहाँ पे आ गया 3। तो हमको मोटा मोटा समझ में आ गया कि सर ये पैरेलल कनेक्शन है, और जब भी कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, पर यहाँ पे सर डी की वैल्यू सबकी अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, 1 2 के लिए लगा दे हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, कितना है यहाँ पर 2D, यहाँ पे कितने हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय डी हो गया, और इसके लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन वापस से 2D, तो एलसीएम फटके क्या आया, 2 आया, तो 2 यहाँ लगा दो सर, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, सर ये और 2 गया, तो क्या बचा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो यस ऑप्शन नंबर सी। Okay, the moving positive charge approaches negative charge. What will happen to potential energy of a system? अच्छा,
पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है तो U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R होता है, ठीक है के। अब पॉजिटिव के लिए सर प्लस क्यू लिख दो आप, बट इसके लिए तो आपको माइनस ही लिखना पड़ेगा R। तो यहां पर क्या आ गया ओवरऑल आंसर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय R हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर वो अप्रोच कर रहा है पास आने के लिए, क्या कर रहा है अप्रोच मतलब पास आ रहा है, तो सर R घट रहा है। अगर देखा जाए क्या हो रहा है R की वैल्यू अगर पास आएगा तो R की वैल्यू छोटी होगी तो ये मोर नेगेटिव होगा, तो U भी क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा डिक्रीज, तो विल डिक्रीज। अब heat produces per unit time on passing an electric current through a conductor at a given temperature is directly proportional to। तो हीट प्रोड्यूस, जब भी हम करंट वायर में से करंट पास होता है तो गर्म हो जाता है, अपना मोबाइल गर्म होता है, तो वो रिलेशन कौन सा है जिसके वजह से अपने ये चीज हीटिंग इफेक्ट दिखती है, तो क्या हो गया I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे आप देखो कि हीट जो है रेजिस्टेंस और टाइम तो आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, पता चल गया कि सर I स्क्वायर है, तो हीट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ करंट पर। तो स्क्वायर ऑफ करंट दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है भाई बताओ तो मुझे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कर रहे हैं। अब सभी को ऐसा लग रहा होगा ना ऐसे देख करके ओहो सब एमसीक्यू मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, गुड सेट तो फोड़ दूंगा, तुम सब फोड़ सकते हो, गुड सेट है ही बहुत मस्त एग्जाम और गुजरात बोर्ड ने बने। और खास बात क्या है पता है, अगर गुड सेट में बहुत अच्छा स्कोर किया ना तो गुड सेट के लिए अलग मेरिट लगती है, एलडी के लिए, डीआईसीटी के लिए, पीडीपीयू के लिए, जो जेई की लगती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है बेटा, अच्छे से करो तो मजा आएगा इसको भी। कार्बन रेजिस्टर बैंड, ये आ गया ब्राउन ब्लैक ग्रीन और लास्ट में आ गया कुछ नहीं दिया मतलब नो कलर। तो बीबी रॉय याद था ना, बीबी रॉय फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, याद आया क्या? तो सबसे पहले क्या आया ब्राउन, तो सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर आता है ब्लैक फिर आता है ब्राउन आता है, ठीक है, पहले आता है ब्लैक फिर ब्राउन आता है। तो ब्लैक के लिए हो गया सर 0, इसके लिए आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो पहले सर ब्राउन है मतलब 1, ब्लैक है मतलब 0, फिर आता है मल्टीप्लायर, तो ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर आ गया सर 10⁵, तो कितना आ गया 10⁵, फिर नो कलर दिया हुआ है, तो नो कलर के लिए जो टॉलरेंस आता है वो कितना आता है ±20%, ठीक है। मतलब ज्यादा भी हो सकता है 20%, कम भी हो सकता है। अगर 10 का 20% निकाला जाए तो 2 आता है, 10 में से 2 निकाल दो तो 8 बचा, ऐड कर दो तो 12 हो गया, 8 और 12 एक ही ऑप्शन है, जान दो ऑप्शन नंबर सी। ओके अब ये मेरे को है ना सच बताऊं, मैं जब स्टूडेंट था ना तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, ये पता है ये ऊपर झूलते पुल बना देते, हमको सिखा दिया सर ने पैरेलल सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पर यहाँ पे कनेक्शन ढूंढना कभी सिखा नहीं पाए, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसका जादू करते हैं, इसको सब पकड़ के यहाँ से खींचो और इसको पकड़ से यहाँ से खींचो, तो जैसे ही खींचोगे ना तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। और इसको भी आपने खींचा सर तो ये भी कैसा बन गया, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ओके। और जब खींचा आपने तो बीच में से ये रेजिस्टेंस का फ्लो आ रहा है, तो सीधा सीधा क्या आप खींचने पे एक्स के साथ कनेक्ट आ गया, तो ये सीधा ये यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बना था, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब हर एक की वैल्यू कितनी बोली है 2 ओम बोली है, कितनी बोली है, तो ये दोनों ये भी 2 ये भी 2 सब 2 ही दिया हुआ है, ये पैरेलल में ये पैरेलल में, ठीक है, और उनका दोनों का आंसर सीरीज में। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें हम तो क्या आएगा 1/2 + 1/2 हो गया 1, कितना हो गया सर ये हो गया 1 पूरे का आंसर। इसका भी सेम 1/2 + 1/2 कितना हो गया 1, क्लियर है क्या नहीं है। तो फाइनली इन दोनों को मिलाते हैं अपने, तो क्या बना अपना यहाँ पर ऐसा कुछ रिलेशन बना, तो यहाँ पे सर 1 आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सीरीज में है तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ओके, तो 2 और 2 बोला है तो 1/2 वापस, तो आंसर आ गया क्या सबका मालिक एक। शंट शॉर्ट एंड स्वीट केस, थिक शॉर्ट, ठीक है क्या नहीं, याद रखना है इसको। अब पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्जनल कांस्टेंट, ये बड़ा लग रहा है, कहाँ पढ़ा था गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था कि जब भी उसको वापस अपनी जगह लाने के लिए नीचे स्प्रिंग लगती है तो वो टॉर्क कैसे लगेगा k θ से लगेगा, k φ से लगेगा। अब ये जो k था ना इसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट, और फाई तो क्या होता है एंगल जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, तो डायमेंशन किसका बोल दिया टॉर्क का बोल दिया, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया सर m1 L1 T - 2, पर L1 यहां से भी आ जाएगा तो L2 हो जाएगा,
तो ये कितना हो गया, वर्क जैसा हो गया। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अब बोला हुआ है हमको कि टोटल 50 टन से पर सेंटीमीटर। अब हमको सर एसआई से प्यार है, नॉर्मल सेंटीमीटर फेंटीमीटर से प्यार नहीं है। तो एन बाय एल जो अपने को बोल दिया स्मॉल एल कितना बोल दिया 50 टन, तो डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1/100 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आ गया 5000 टन है। कितनी आई 5000। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 2.5 एम्पियर कर रहा है। और आपको पूछ लिया है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI फॉर सोलेनॉइड। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। नंबर ऑफ टर्न सर आपने 5000 बोल दिए और करंट आपने 2.5 बोल दिया। क्लियर है कि नहीं? अब हम ध्यान से देखें तो सर यहाँ पे कितने हैं -7 और यहाँ पे 3 है, तो मोटा मोटा 10⁻⁻4 यहाँ बच गया। ठीक है कि नहीं? अब 4 5 कितना होता है सर 20 होता है। ओके, और 20 इंटू 2.5 आप करने जाओ तो 20 का 0 इसको चला गया तो 25 हो गया। 25 इंटू 2 कितना हो गया सर 50 हो गया। तो सर एक और पावर आप कम कर दो और पाई तो है ही हमारे पास, तो कितना आ गया 5 पाई इंटू 10⁻⁻3। आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब बोला हुआ गायरोमैग्नेटिक, बेटा निकाल दिया मजे करो फुल मजे करो। अब यहाँ पे नाम ही मस्त है आलनिको ओके। अब हमको बोला हुआ है फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस मेड अप फ्रॉम अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है 1.5, ए इज 15 सेंटीमीटर। उसका फोकल लेंथ हमको कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अगर इसी लेंस को अगर आप ऐसे लिक्विड में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो हमको पता है कि फोकल लेंथ का इक्वेशन आता है 1/f इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब मैं एक राज की बात बताता हूं जो एनसीईआरटी ने नहीं बताई है। यहां पर कुछ नहीं लिखते ये अपॉन में, ठीक है? ये अपॉन में कब लिखते हैं कि क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे आता है एयर और मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है 1, इसकी वजह से ये गायब रहता है। पर जब आपने मीडियम में डाल दिया तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है, तो इसकी वजह से हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे। तो पहले लिख देता हूं सर, पहले जब हवा में था तब हवा में उड़ रहा था तो कितना भाव था इसका देख लेते हैं। तो इसका कितना आया 1.5 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। सिमिलरली ये 1 था भाई 2 क्यों लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। तो 1/f2 1.5 अभी कहाँ गया सर, ये लिक्विड में गया, इसकी वैल्यू कितनी आई 4/3 माइनस 1। ओके, और आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इनका रेशियो निकालने जाए तो सर ये और ये तो हो गया कट, ठीक है क्या नहीं? तो सर F2 आ गया ऊपर और F1 आ गया नीचे, तो आ गया F2/F1 इज इक्वल टू, क्लियर है? तो ऊपर क्या बचा सर मेरा 0.5 बचा, नीचे क्या बचा, तो नीचे सर ये 3 ऊपर चला जाएगा, 15 3 45 मतलब 4.5 हो गया, ठीक है क्या नहीं? तो 4.5 अपॉन 4 है, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 4, क्लियर है कि नहीं है? बरोबर। तो F2 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी थी 15 थी। ओके, यहाँ पे 0.5 हो गया और ये 4 ऊपर चला गया, यहाँ पे 0.5 कट, और F2 कितना आ गया 15 4 जा 60। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। टाइम टेकन टू सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब इज 4 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ठीक है, तो इसे स्लैब है, स्लैब थिकनेस वाली ऐसे ही सामने से और यहाँ से जा रही है लाइट ऐसा। अब ये कितनी बोल दी है आपको 4 सेंटीमीटर की बोल दी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोल दिया है। आपको पूछा है समय, तो बचपन में सीखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बरोबर के नहीं? हमको ढूंढना क्या है, हमको सर टाइम ढूंढना है, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है सर, डिस्टेंस का तो जुगाड़ हो गया, कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब स्पीड की बात करें सर, अब यहाँ पर ग्लास मीडियम में तो स्पीड ऑफ लाइट तो लगा नहीं सकते, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। v को सब्जेक्ट बना दो सर, तो v क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, डाल दो वैल्यू। ठीक है, तो सर यहाँ पे आ गया c और यहाँ पे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 4 सेंटीमीटर में सर मजा नहीं आएगा, मीटर में कर डालते तो 10⁻²। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, और नीचे दे दिया 3 × 10⁻, अरे कहाँ गया सर जी 10⁻8।
ठीक है कि नहीं? चलो अब डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट सबसे पहले हटा देते हैं, तो नीचे 10 आ गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 5 जा सर हो गया 20। देखो 20 वाले, अरे सर सब 20 वाले ऑप्शन है तो चेक करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे, तो ये 9 हो गया, 9 ऊपर गया तो 9 - 2 कितना हो गया, सीधा सीधा अपना देखो दिख रहा है ना, 9 ऊपर गया तो कितना हो गया, 10⁻⁻11 हो गया, ओके -11। और यहाँ पे 20 का एक हटा दो तो कितना आ गया, 2 × 10⁻10। ऐसा दिख रहा है कुछ? यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द ट्यूब लेंथ ऑफ दिस इज 96। तो बच्चा ट्यूब लेंथ जो होती है ना टेलीस्कोप के अंदर, आप ऐसे देखोगे ऐसे करके इस फॉर्म में आता है और इसके अंदर मूविंग पार्ट होता है, मूव कर सकते हो। तो क्या होता है FO और दूसरा जो थोड़ा पोर्शन इससे बड़ा आता है ये, तो ये FE। जब इसको अंदर बंद किया होता है ना FO और FE, तो उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, क्योंकि पूरी की पूरी बंद है, खींचोगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो FO/FE की, FO + FE की वैल्यू दे दी है 96। और मैग्निफिकेशन जो बोला वो मैग्नीफाइंग पावर, वो होता है इसका FO/FE। ये कितना आ गया 15। अगर ध्यान से देखूं तो FO कितना हो गया मेरा 15 FE हो गया, क्लियर है कि नहीं? अब इसकी वैल्यू उठा के सर यहाँ रख दो तो ये कितना हो गया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 15 FE + FE = 96। तो ये कितना हो गया 16 FE हो गया अपॉन 96। तो FE कितना हो जाएगा 96 / 16, 16 सिक्सा करो आप, ठीक है, तो 96 सीधा सीधा आ जाता है, तो 6। अगर मैं यहाँ पे पुट ऑन करता हूं तो FO की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई सर, सीधी सीधी 6 माइनस कर दो तो आंसर आ गया 90। 34। ओहो, द फोटोन्स ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके पास एनर्जी है, मतलब hν, क्या दिया है, hν दिया है। सक्सेसिवली इन्यूमिनेटेड अ मेटल हुज वर्क फंक्शन, दोनों का वर्क फंक्शन दे दिया हमको 0.5। हमको पूछा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बनाने के लिए हमारा इक्वेशन आ जाएगा hν माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है क्या नहीं? काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन 12 mv1² अपॉन 12 mv2²। हाँ के ना भाई? तो hν सर इसका दे दिया है हमको पहले 2 और वर्क फंक्शन था 0.5। वापस से दूसरा देखे तो इसका था सर 2.5 और माइनस कर देते हैं 0.5, ठीक है। तो वैल्यू कितना आया यहाँ पर 1.5 आया और यहाँ पे कितना आया 2। तो सर ये हो गया 15/20, डिवाइड कर लो आप, 5 4 = 20, 5 3 = 15, 3/4 दिख रहा है क्या? नहीं भाई, अभी बाकी है, ये भी कट हो गया और V1 V2 का ढूंढना है। तो V1 अपॉन V2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, सामने जाएगा √3/4, तो क्या आ गया √3 और 4 का आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। इंक्रीज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेवलेंथ, मतलब λ1 से λ2 पे लेकर जाना है, डबल कर दिया, सीधा सीधा क्या कर दिया डबल। तो एनर्जी का क्या होना चाहिए, तो पहले डी ब्रोगली तो देख ले। तो λ/h मोमेंटम होता है, p मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम मुझे पता है 2 मंकी, दैट इज वेवलेंथ सीधा सीधा प्रोपोर्शनल किसको है, इनवर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किस पे? इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सामने लगा दो तो क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ओके, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, आपने वेवलेंथ को डबल किया है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन हमको किसका बनाना है, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, इनवर्स रिलेशन होगा इसकी वजह से, और ये आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू डालते हैं हम, तो सीधा सीधा इसको मैं मान लेता हूँ λ, तो इसको क्या मान लूँ मैं, 2λ मान लूँ, मगजमारी नहीं ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सर ये λ हो गया और ये 2λ हो गया, ठीक है, और उसका हो गया सर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया काइनेटिक एनर्जी का, इसका ले लेता हूँ मैं ke, और ये हो गया ke2। तो ये λ कट, तो ये कितना आ गया 1/4 और ke1 अपॉन ke2। हमको ke2 ढूंढना है ना, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, तो क्या आ जाएगा इंक्रीज टू 4 टाइम्स। 36 नंबर का क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर हैविंग 8 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्पोक is rotating about a geometrical axis with an angular velocity of 10 radian/second in uniform magnetic field of 0.2 Tesla perpendicular to its plane. The value of induced EMF between the rim of the wheel and the center.
तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भैया इतना बड़ा सवाल देकर? तो पहले सर एक ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब व्हील दिया हुआ है, उसमें 8 कंडक्टिंग स्पोक्स है। तो सर 8 कंडक्टिंग स्पोक्स आ गई, इसका रेडियस कितना हो गया? 2 मीटर हो गया, ठीक है। और अपने को बोल दिया इसका एंगुलर स्पीड कितना हो गया? 10 रेडियन पर सेकेंड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड दे दी 0.2 टेस्ला। और आपको बोल दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या इंड्यूस ईएमएफ निकालना। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा d∅/dt, पर यहाँ पे हमको चार्ज के बारे में बोला हुआ है। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज इज इक्वल टू φ1 - φ2/r। ये बेटा शॉर्टकट है, आपको हेल्प करेगा ये डायरेक्ट ही। बाकी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ΔΦ/ΔT। तो यहां से तो आपको क्या मिला? सिर्फ ईएमएफ मिला, बट हमको चार्ज भी ढूंढना है। तो चार्ज के लिए जब रिलेशन अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट का रिलेशन बनाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दे दिया, क्या? φ1 - φ2/r। अब डिफरेंस, अब मुझे पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स B डॉट A होता है। तो B और A आ गया। तो और किसके लिए? नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो उसके लिए BA हुआ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो कितना होगा? NBA हो जाएगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया? 25। मैग्नेटिक फील्ड 0.02, एरिया 200। तो वो किस में दिया था? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था। तो क्या हो गया? 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, 2 2 जा 4, 4 25 जा 100 हो गया सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे 2, तो ये तो पूरा कट गया। तो बचा कितना? 10⁻⁻⁴ बचा। अगर -4 बचा तो क्या होगा? 10⁻², इसका आंसर आएगा 0.01, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर अपना आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ये JWL ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसका कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको ग्रेसिंग मार्क मिले होंगे जिन बच्चों ने दिया होगा उस टाइम पे, अगर कोई देख रहा है उसको उस टाइम का। अब यहाँ पे बोल दिया हमको XC इज ग्रेटर देन XL बोला हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है कि करंट अगर यहां पर है, ओके, तो जनरली क्या होता है? इंडक्टेंस का इंपीडेंस ऊपर होता है, कैपेसिटेंस का नीचे होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है? कैपेसिटेंस का वजन ज्यादा है एक्सेल से, तो ऑफ कोर्स वो भी नीचे आ जाएगा। तो दोनों के दोनों फॉर्म यहाँ पर है, तो उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा। तो ये लैग करेगा, क्या करेगा? लैग। और हमको पता है लैग और लीड में 2 ही चीज है, π/2। तो लैग और π/2 कहाँ दिखता है भैया? तो लैग बिहाइंड करंट, π/2, ऑप्शन नंबर ए। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है, एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस दे दिया, क्यू फैक्टर पूछा है। तो क्यू फैक्टर क्या होता है? 1/r√L/C। अगर वैल्यू डालो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है सर? 9। और ये हो गया 100 माइक्रोफेराड, मतलब 10⁻⁻6 हो गया। तो ये तो सर 10 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया 3, 100 का हो गया 10, इसका हो गया 10⁻⁻3, ठीक है कि नहीं? तो 1/10 और ये हो गया 3 × 10⁻⁻2 हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना? सीधा सीधा 10⁻⁻1 और ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो 30 दिख रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के साथ गुडसेट सीरीज का 2019 का पेपर होता है ओवर। और इसी सीरीज में 2020 का पेपर जल्द ही आ रहा है बच्चा। तब तक जोरों शोरों से हल्ला मचाओ गुडसेट सीरीज का, अपने दोस्तों को बताओ।